ओके। एक बार मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा नेक्स्ट 5वां दिन है, चौथा दिन है, जो भी है। तो इस पे जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे जो करंट डेटा नेटवर्क है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ नई चीज़ें भी हैं, कुछ टर्म्स और हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा पहला सेशन था उसमें हमने 3-4 टर्म्स एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि आईटी और टेलीकॉम क्या था, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और एआई के बारे में एक हमने बेसिक आइडिया लिया था। वैसे कुछ और भी टर्म्स होते हैं जो हमारे इस नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैं फिलहाल 2 टर्म्स के बारे में आज बात करूंगा, प्लस नए नेटवर्क के बारे में। तो एक आपका जो टर्म्स है जिसको आप लोगों ने सुना होगा, पहला नंबर का जो टर्म्स है दैट इज द सर्वर। सेकेंड इज द आपका राउटर। ओके। तो सर्वर और राउटर। तो सर्वर राउटर के बारे में कितने लोगों ने नाम सुना है? यस, आप में से आदित्य, आप राउटर का नाम सुना है, देखा है? यस सर। कहाँ पे देखा है? सर मेरे घर पे लगा हुआ है राउटर, जो इंटरनेट का मॉडेम होता है, बेसिकली राउटर उसी में लगा हुआ है। अच्छा, घर का जो मॉडेम है वो राउटर की तरह है, ठीक है। यस सर। और सौम्या, आपने सुना है नाम ये? नाम सुना है, देखा नहीं है। देखा नहीं है। दिविश एंड साहिल, या यस दिविश, सर वाईफाई पे लगा हुआ है। घर पे लगा हुआ, चलिए अच्छी बात है। मतलब कहने का मतलब है नाम सुना है, और जो चीज़ देखा है वो राउटर है या नहीं वो मेरे अगले शब्द आपको समझ में आ जाएगा। वास्तव में जो राउटर होते हैं उनकी जो कीमत है, जो उसका प्राइस है, वो स्टार्टिंग प्राइस अगर आप रियल राउटर खरीदने जाएं तो उसकी कीमत ही शुरू होती है 5 लाख रुपए से। तो लॉजिक सी बात है कि आदित्य आपके घर में जो लगा वो राउटर नहीं हो सकता। राउटर नाम उसका क्यों दिया गया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइगर बिस्किट का नाम आपने सुना होगा, आप लोग, उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप टाइगर बिस्किट में टाइगर खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो तो क्या आपका उत्तर होगा? डेफिनेटली आप टाइगर तो नहीं खा रहे, बिस्किट ही खा रहे हैं। तो टाइगर क्या है? कंपनी का नाम हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है, एक नाम है, लोगों को फीलिंग आ जाए कि इसके अंदर टाइगर जैसे, खाने के बाद टाइगर जैसी शक्ति हो सकती है। तो जो टाइगर है बेसिकली अपने आप में बड़ा नाम है, बहुत बड़ा जानवर होता है, सभी को मालूम है, ठीक है। और हमारे देश का नेशनल वो भी है, पशु है। तो उसी तरह से राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। और राउटर, जब मैं नाम ही बोल रहा हूँ कि राउटर मिनी सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, तो राउटर क्या कुछ क्वालिटी, आपके घर का जो मॉडेम है बेसिकली वो मॉडेम होता है। तो राउटर की अगर कुछ क्वालिटी आपके घर के राउटर मॉडेम में डाल दिया जाए तो घर का जो मॉडेम है राउटर मॉडेम कहलाने लगता है, राउटर वाईफाई कहलाने लगता है, राउटर स्विच कहलाएगा। तो जिस तरह से टाइगर बिस्किट मैंने बोला, बेसिकली बिस्किट होता है, घर में जो आपका लगता है वो बेसिकली मॉडेम और वाईफाई होता है या एक्सेस पॉइंट होता है। लेकिन राउटर के बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, क्योंकि राउटर मैं नाम ही बोल रहा हूँ, राउटर जब मिनी सुपर कंप्यूटर, डेफिनेटली उसके अंदर वो सारे फीचर पॉसिबल हैं जो एक नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर होते ही है, उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो राउटर की जो क्वालिटी अगर आप डाल देंगे तो उस चीज़ को उस चीज़ से नाम से जाना जाता है। ये हमारा एक राउटर है, क्या होता है हम बात करेंगे। और आज की डेट में जो नया नेटवर्क है, जो नया कम्युनिकेशन है, वो पूरा का पूरा इसी राउटर के ऊपर चलता है। अभी तक हमने जितनी चीज़ें देखी, स्विच होता है, एमडीएफ होता है, ये पुरानी चीज़ें देखी, ये सब का सिर्फ माइग्रेट हो चुके हैं आज की डेट में। और जितने भी मोबाइल टावर या जो भी कुछ भी जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सब के पीछे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल राउटर है। वो हम भी नेटवर्क में भी देखेंगे। अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे, एक नाम और है उसको भी हम लगे हाथ समझ लेते हैं, सर्वर लिखा है। तो आप लोग सर्वर के बारे में नाम जरूर सुना होगा। तो क्या समझते हैं क्या है सर्वर? यस, आदित्य, सर्वर का नाम सुना आपने? यस सर, सुना तो तो, है। तो क्या लगता है क्या होगा ये? आपने कभी सुना होगा ना, सर्वर डाउन हो गया, तो सर्वर ऐसी क्या चीज हो सकती है? सर एग्जैक्टली नहीं पता। एग्जैक्ट नहीं पता, कोई बात नहीं, तभी देखो पूछे कुछ हिसाब से बताएंगे। यस दिविज, आप कुछ कह सकते हैं? सर ये कंप्यूटर कह सकते हैं कि जो बाकी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। ओके। चलिए, आपको मैं स्टूडेंट क्यों बोलता हूँ ये बताओ आप।
आप स्टूडेंट क्यों हैं? अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप स्टूडेंट हो तो मैं आपको स्टूडेंट क्यों बोलता हूँ? यस दिविज, एक सिंपल अ, सवाल है। यस सर क्योंकि हम सीख रहे हैं यहाँ पर। यस, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बात समझ में आ गई हाँ ना? जी। आप सीख रहे हैं इसलिए हमने आपको स्टूडेंट कह दिया। कोई क्रिकेट खेल रहा है तो आप उसको कहते हो क्रिकेटर है। कोई वकील वाला काम करेगा तो कहोगे वकील है, ठीक है ना? तो बहुत देखो, हर चीज को समझना बहुत आसान है तो इंसान ही। लेकिन हमने किसी को इंजीनियर बोला, किसी को स्टूडेंट बोला, किसी को डॉक्टर बोला, किसी को पॉलिटिशियन बोला, क्यों? वह उस पर्टिकुलर काम को कर रहा होता है, राइट? तो सर्वर कुछ भी नहीं है, कोई भी कंप्यूटर उसको एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दोगे, वह कंप्यूटर उस काम का सर्वर कहलाएगा। अगेन आई रिपीट, सर्वर कुछ नहीं होता। मैं अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दूं तो मेरा जो लैपटॉप कंप्यूटर उस चीज का सर्वर कहलाएगा। प्रॉक्सी सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, बैंक का सर्वर, फाइनेंस सर्वर, अटेंडेंस सर्वर, तो उसके नाम में ही है सर्वर। मतलब वो कंप्यूटर एक पर्टिकुलर काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंजीनियर डॉक्टर होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गई कि सर्वर कुछ नहीं है। इसलिए दुनिया में कुछ भी हो सकता है, जो भी काम करवाओगे कंप्यूटर से वो उस चीज का सर्वर कहलाने लगेगा। बस कंडीशन है कि उस काम के लिए पर्टिकुलर डेडिकेटेड हो जाए। जैसे कि मैं इंजीनियर हूं, अगर मैं इंजीनियरिंग का काम करूंगा तो मुझे आप इंजीनियर कहोगे, ठीक है। लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं कह सकते, भले मैं डॉक्टर का थोड़ा बहुत भी एबीसीडी जानता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टरी का कुछ पार्ट जान सकता हूँ, कुछ समझ सकता हूँ, बट मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ डॉक्टरी प्रोफेशनल के लिए, इसलिए मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं कहलाऊंगा। उसी तरह कंप्यूटर में 1000 काम होते हो, लेकिन जब उसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दोगे तो उस चीज का वो सर्वर कहलाएगा। ठीक है, तो होपफुली कि आप मेरी बात समझ में होंगे कि सर्वर कोई भी काम दोगे वो लैपटॉप कंप्यूटर उसी का सर्वर हो सकता है। तो दुनिया में हजारों काम पॉसिबल है जो कंप्यूटर से कराए जा सकते हैं। आपका अटेंडेंस, अटेंडेंस सर्वर कहलाएगा। आपका जो निगरानी रखते हैं सीसीटीवी, तो सीसीटीवी कैमरा होता है, वो भी सर्वर में आता है। हम जितने बैंकिंग सिस्टम है तो हमारे बैंकिंग सर्वर भी होते हैं, तो बैंकिंग सर्वर में अलग अलग काम के लिए अलग होता है। यूजर के लिए अलग होगा, रिकॉर्ड के लिए अलग होगा, ट्रांजेक्शन के लिए अलग होगा। ये सब आप समय के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बस आपको नाम को बिल्कुल कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। सर्वर कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने कहा आप अपने लैपटॉप को सर्वर बना सकते हो। मैं किसी, मान लो अपने लैपटॉप को सर्वर बनाना, तो मैंने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया। आईटी कंपनियां, जो प्राइवेट आईटी कंपनियां होती हैं, वह इसी तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं। लेकिन जो आप में से कॉलेज में बहुत सारे आईटी कंपनियां आती, कहते हैं हम आपको प्लेसमेंट में ले जाते हैं, या बहुत सारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होते हैं या जो लोग सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़े होते हैं, उनके दिमाग में ये तो आता है कि मैं सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनाता हूँ। आईटी कंपनियां आती हैं, उठा के लेके जाती हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सॉफ्टवेयर खरीदता कौन है, इस सॉफ्टवेयर का यूज कौन करता है? सॉफ्टवेयर बना देने से ही बात नहीं बनने वाली, इसको परचेजर भी चाहिए। बीएसएनएल एक बहुत बड़ा परचेजर है। टीसीएस, टीसीएस में आपने नाम सुना होगा टीसीएस का, जो बहुत बड़ी कंसल्टेंट सर्विस है सॉफ्टवेयर की। विप्रो का नाम सुना होगा। इनके सबसे बड़ा जो परचेजर है बीएसएनएल है आज की डेट में। इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी होने के बावजूद भी इंडिया का सबसे बड़ा परचेजर पूछा जाए तो बीएसएनएल है। तो अगर बीएसएनएल, जनरल सी बात करो, अगर बीएसएनएल किसी वजह से बंद कर दी जाए, सपोज करो, बंद तो होगा नहीं पहली बात, लेकिन अगर हो जाए तो फिर बीएसएनएल के एम्प्लॉइज, सन 2019 में जब बीआरएस यहाँ पे लाया गया, तो उस समय ये एक हिसाब लगाया गया था कि अगर बीएसएनएल आज की डेट में अगर सडनली बंद कर दिया जाए, कितने एम्प्लॉयज इफेक्ट होंगे। बीएसएनएल में काम कर रहे थे करीब 3.5 लाख लोग 2004 में, और उस समय करीब काम कर रहे थे 2.5 लाख लोग 2019 के आसपास में। तो और जब हिसाब लगाएगा कि बीएसएनएल, तो ये तो बीएसएनएल के डायरेक्ट एम्प्लॉय होगा जो कहते हैं कि मैं बीएसएनएल में काम करता हूँ। और बीएसएनएल के ऊपर डिपेंडेंट विप्रो, आईबीएम, हुआई, आपका टीसीएस और महिंद्रा टेक और बहुत सारी छोटी मोटी सॉफ्टवेयर कंपनियां थी। सारे का जो घर परिवार है उन सबके सॉफ्टवेयर हम लोग खरीदते हैं। वो सारे मिला के हमने करीब निकाला 27 लाख, 27 लाख एम्प्लॉयमेंट। तो ये मजाक नहीं है। इसीलिए सारी कंपनियां एक दूसरे से, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सब एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ी होती है। तो कंपनी का बंद होना कहीं से भी सेहत के लिए, किसी भी कंपनी का, अगर हम कहते हो बंद हो गई वो तो आप समझिए कि आपने कितने घरों को बंद कर दिया। ये मजाक नहीं है जी। जो लोग फील्ड में जुड़े हुए हैं सबको मालूम है। बीएसएनएल तो बाद में बंद हुई, लेकिन बीएसएनएल से पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, टीसीएस से न जाने महिंद्रा टेक से हर महीने करीब 30,000 लोगों को बाहर कर दिया गया। क्यों निकालेंगे भाई? जब सॉफ्टवेयर खरीदने वाला ही नहीं है तो हम तुम्हें क्यों रखेंगे? पैसा कहाँ से आएगा?
तो सारी ये इकोनॉमिक्स ऐसी होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसमें आप ये नहीं कह सकते सरकारी प्राइवेट। ये सब आप कोई भी हम संस्था शुरू करते हैं तो उसके पीछे एम्प्लॉयमेंट भी चालू होता है, तो एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए सबको एक दूसरे को सहयोग की जरूरत होती है। तो जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसका सबसे, हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर उन कंपनियों से खरीदते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर उस सॉफ्टवेयर को डाल के अपने लैपटॉप कंप्यूटर को पर्टिकुलर चीज के लिए सर्वर बना सकते हैं। एक नॉर्मल कंप्यूटर को भी आप सर्वर बना सकते हैं उन सॉफ्टवेयर को डाल के। जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर में, मैं एलटीपीसी में जितने लोग हैं, चाहे एम्प्लॉइज हो, चाहे यहाँ पे स्टूडेंट आते हो, चाहे कोई भी ट्रेनी जाता हो, चाहे कोई भी गेस्ट आता हो, आते कहता है सर वाईफाई का यूजर नेम पासवर्ड दे दो, मुझे इंटरनेट करना है। ऑफिस में जितने लोग काम कर उसको इंटरनेट करना है, ठीक है, ये सब मांगते हैं। तो मैंने अपने इन चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए मैंने ट्रिपल ए सर्वर लगाया है। ट्रिपल ए सर्वर हर जगह मैंडेटरी होता है कि कॉलेज में भी, कॉलेज घर में इंटरनेट लेना बहुत आसान है, एक मोबाइल कनेक्शन लिया, एक लैंडलाइन कनेक्शन लिया, आसानी से आपके पास इंटरनेट आ गया, क्योंकि वहां पे आप सिंगल यूजर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोग यूज करते हैं। ब्रॉडबैंड लगाया, घर में 5-6 लोगों ने यूज कर लिया, डेट इज ओके। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई कॉलेज खोल रहे हैं, कोई होटल चला रहे हैं, वहां पे अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो एक टेलीफोन लाइन से बात नहीं चलने वाली, वहां पे आपको पूरा का पूरा एक लीज लाइन लेनी पड़ती है। और जब लीज लाइन लेते हैं मतलब पूरा इंटरनेट का बैंडविड्थ खरीद लेते हैं, लेकिन लोकली आप इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी आपको आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। तो जब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो लोकल में मैं इंटरनेट देना, भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से, रिलायंस से लीज लाइन पे लिया हो, लेकिन लोकली में मैं एलटीपीसी कैंपस के अंदर, या मेरा जो भी कॉलेज है, जो भी होटल है, जो भी रेस्टोरेंट, वहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं मैं उन सबको इंटरनेट दे रहा हूँ। तो लोकल लेवल पे मैं भी एक आईएसपी हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और जो भी आईएसपी होगा, इवन आप भी अपने हॉट स्पॉट, मोबाइल के हॉट स्पॉट से भी जब इंटरनेट देते हैं तो आप भी एक आईएसपी हो जाते हैं। तो जो भी आईएसपी होगा उसको ट्रिपल ए फॉलो करना पड़ेगा। ट्रिपल ए होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग, यानी जो भी मॉनिटरिंग करना एक रूल है, इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे लेटर, ठीक है। तो ट्रिपल ए सर्वर हर जगह मिलेगा, और लोकल भाषा में कई बार इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर है, कुछ लोग कहते हैं फायरवॉल लगा है, ठीक है। लेकिन इन सबके पीछे ट्रिपल ए सर्वर मेन इंपॉर्टेंट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी आएगा आगे, ठीक है। तो सर्वर इज नथिंग, कोई भी कंप्यूटर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए डेडिकेट डालकर हम उसको डेडिकेटेड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर यूनाइटी कंपनियों से समझौता किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, सॉफ्टवेयर खरीदा, अपने कंप्यूटर लैपटॉप में डाला और उस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। एक बार में हम जब खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा पेमेंट होता है, 3 लाख 4 लाख 5 का, और उसको सालाना हम लोग उसका मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, लाइसेंस फी, जैसे होता है ना एंटीवायरस, आपने खरीद लिया, अगली बार 11 महीने के बाद एंटीवायरस एक्सपायर हो जाता, फिर रिन्यू करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये सब सॉफ्टवेयर जो आईटी कंपनियां बनाती हैं परमानेंट नहीं बनाती हैं, ये लाइसेंस वर्जन होते हैं। आफ्टर सम टाइम पीरियड इट विल बी रिक्वायर्ड अपडेटेड, इसको अपडेट करना पड़ता है। इसी से कंपनियों का घर भी चलता है, हमें भी समय के साथ नए सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते रहते हैं। तो ये सारी व्यवस्था होती है। अब सवाल उठता है कि मैंने बोला कि नॉर्मल कंप्यूटर को भी हम सर्वर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मार्केट में सर्वर कंप्यूटर अलग से आते हैं। जब नॉर्मल कंप्यूटर को मैं सर्वर बना सकता हूं तो जो अलग से नॉर्मल कंप्यूटर 50,000 में आपको अच्छा सा मिल जाएगा, लेकिन जब सर्वर खरीदने जाएंगे तो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख का सर्वर कंप्यूटर मिलेगा। तो जब मैं नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना सकता हूं तो मैं 1.5-2 लाख का सर्वर कंप्यूटर क्यों खरीदूंगा। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इस वजह से मैंने सवाल पूछा है आप लोगों से कि अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना सकता हूं तो फिर भी मार्केट में अलग से सर्वर कंप्यूटर क्यों अवेलेबल हैं। यस आदित्य। सर क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में अगर पर्टिकुलर किसी एक सर्वर का, जैसे अटेंडेंस सर्वर हो गया या वेब सर्वर हो गया, मैं वो अपने उसका लैपटॉप को डेडिकेटेड कर देता हूं, मैंने लैपटॉप लाया और उसको मैंने कहा तुम बन जाओ अटेंडेंस कंप्यूटर, ठीक है ना, उसको पर्टिकुलर हमने डेडिकेटेड कर दिया, फिर भी वो सफल नहीं होता, क्यों। दिमाग में सोचो, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हो इसलिए पूछा मैंने, ये कंप्यूटर वालों का इसका आंसर नहीं होगा। यस सौम्या, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर अभी तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है। कोई आइडिया नहीं लग रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना आपका भी।
हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ इसलिए। और वो मुस्कान आपके साथ ही है ना, मुस्कान भी? हाँ सर। तो आज ज्वाइन नहीं किया? हाँ सर, मैंने उसे मैसेज किया था तो वो बोली कि अभी वो कहीं बाहर है तो भी ज्वाइन नहीं कर सकती है। आप लोग इसको ध्यान में, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, कम से कम आधा घंटा निकालो तो अच्छा रहेगा। और चलिए कोई नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, सर्वर कंप्यूटर में एक पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि वो कंप्यूटर डेडिकेटेड किया जाता है, ठीक है। और सर्वर कंप्यूटर जो भी बनाओगे, एक पल के लिए भी उसकी पावर सप्लाई आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, दुनिया में कोई भी चीज, जैसे मार्केट में गए, हमने बल्ब खरीदा, CFL खरीदा, LED खरीदा, तो उस पर लिखा होता है ना 6 महीने की गारंटी, साल भर की गारंटी, ठीक है। क्यों? या हम इंसान ही हैं? क्या आप पूरे 1000 साल जी सकते हो? नहीं। हमारी जो भी इंसान है पैदा होगा, एक निश्चित एज के बाद उसकी लाइफ खत्म होनी है, ये सच्चाई है पूरे लाइफ की। चाहे मशीन हो चाहे इंसान हो, उनकी जिंदगी का टाइम डिसाइडेड है। आज आप कोई भी कितनी भी नया मोबाइल फोन खरीद लो, कुछ भी कर लो, एक टाइम के बाद ये तो खत्म होना ही है, नष्ट होना ही है, ठीक है ना। तो हमारे पास में अब हम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जो मैंने बल्ब का एग्जांपल लिया, तो बल्ब क्या, उसमें लिखा, बड़े कॉन्फिडेंस से लिखा जाता है कि 6 महीने के बाद ये, और आप देखेंगे कि 6 महीने के बाद बल्ब बंद ही हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बल्ब हम बनाते हैं तो हमें मालूम है कि इसमें जो भी हमने डिवाइस में जो कुछ भी यूज किया है, उसकी एक लाइफ पीरियड है, एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो एक हिसाब लगाते हैं कि अगर ये बल्ब 24 घंटे बिना बंद किए यूज करते रहें तो इसकी मैक्सिमम 6 महीने चलेगा, उसके बाद इस बैग में कुछ भी नहीं बचेगा जो यूज करने लायक हो। तो इसीलिए जो हम जो बल्ब या कुछ भी सामान खरीदते हैं उस पर टाइम पीरियड लिख देते हैं, किसके मैन्युफैक्चर में हमने जो सामान यूज किया उसके अकॉर्डिंगली। तो वैसे ही हमारे पास में ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, इनको अगर 24 घंटे बिना पावर सप्लाई बंद किए यूज करने लगे, ठीक है, तो क्या होगा? 90 डेज आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। इनकी लाइफ ही होती है 90 डेज। इसका 24 घंटे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दुनिया का, ये प्रैक्टिकल आंसर बता रहा हूं आपको, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप उसको 24 घंटे बिना पावर सप्लाई बंद किए यूज करोगे तो मैक्सिमम 90 डेज, वो किस्मत अच्छी होगी कि 90 डेज की जगह 6 महीने चल जाए, साल भर चले, अलग बात है। जैसे इंसान होता है, नॉर्मली 70 साल सभी की आयु डिसाइड की हुई है, कुछ लोग 100 साल भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं 110 साल भी, तो वो अलग मैटर है, स्पेशल केस हो गया, उसका हम बात नहीं कर रहे। लेकिन ओवरऑल 70 साल नॉर्मली इंसान की आयु आज की डेट के, आज के जितने लोग हैं उनको माना गया कि 70 साल इतना नॉर्मल एज, इतना तो होता ही है सभी की, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 90 डेज परफेक्ट काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सर्वर जो बनाऊंगा बिना पावर सप्लाई बंद किए, वो कभी बंद नहीं करना, क्योंकि सर्वर है वो बंद नहीं कर सकते। तो 90 डेज के बाद हमारा कंप्यूटर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सर्वर कंप्यूटर मार्केट में अलग होता है। मार्केट में अलग क्यों बनाया जाता है? जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसमें हर चीज ड्यूल मोड में होती है। ड्यूल मोड का मतलब 2 हार्ड डिस्क, 2 पावर सप्लाई, 2 कंट्रोल कार्ड, 2 मेमोरी कार्ड, हर चीज ड्यूल मोड में होती है। उसमें करते क्या है कि जब हम यूज कर रहे हो तो एक निश्चित टाइम के बाद एक चीज बंद हो जाती है, फिर दूसरा काम करने लगता है, दूसरा बंद हो जाता है, पहला काम करने लगता है। क्योंकि जब बंद होगा तो उसकी लाइफ पीरियड अपने आप बढ़ जाती है। तो जो नॉर्मल सर्वर कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर को अगर आप सर्वर बनाओगे तो 3 महीने के बाद गारंटी नहीं चलेगा। लेकिन हमें भाई ये थोड़ी ना अभी लगाओ 3 महीने के बाद फिर से नया कंप्यूटर खरीदो, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हम सर्वर कंप्यूटर इसीलिए खरीदते हैं कि एक निश्चित टाइम पर उसकी लाइफ पीरियड कम से कम 2 साल 2.5 साल रहे। उसके आगे चल जाए, 5 साल भी चल जाए, अलग बात है, लेकिन 2 2.5 साल से कम के नीचे का सर्वर ना यूज हो, इस वजह से हम नहीं, जो उसका फिजिकल जो उसका लाइफ है ना, मेन ये। बाकी कुछ भी कहते रहो, प्रोसेसर, भाई वो नॉर्मल पैसा खर्च करो, नॉर्मल कंप्यूटर में प्रोसेसर बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पीड भी नॉर्मल कंप्यूटर बढ़ा दो, कोई स्पीड नहीं, तो वो दैट इज सेकेंडरी आंसर है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक कारण है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। ये आपको सर्वर और राउटर के बारे में थोड़ा सा हमने आपको आइडिया दिया, दोबारा सुनिएगा मेरी इस बातों को। अब हम बात कर रहे हैं नए नेटवर्क, जिसको हम लोग डाटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, राइट। तो जो हमारा नया नेटवर्क होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क है, पुराना नेटवर्क है, उससे हमारा जो मेन फोकस था, हम लोग एक दूसरे से कैसे बात कर सके। पुराने टाइम में आप भी कुछ सोच सकते हैं, अभी आप उस दौड़ में हैं कि पुरानी लाइन और नए लाइन दोनों से आप जुड़े हुए हैं। पुरानी लाइन में लोग नंबर डायल करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, उसमें मेन प्रेफरेंस था बात कराना कि आदमी कहीं और है
और किसी और कंट्री में है, कहीं और लोकेशन में हम एक दूसरे से बात कर सकें। समय बदला, लोगों ने कहा भाई सिर्फ बात नहीं करें, कुछ फैक्स सेवाएं भी शुरू की हम लोगों ने इसी लैंडलाइन पे। कुछ एसएमएस, जैसे मोबाइल में एसएमएस अभी भी पॉपुलर है, उसके बिना हम एसएमएस सेवाएं, एक और सेवा शुरू करती ईएमएस, इनहैंस मैसेजिंग सर्विसेज। आप इन सब नाम को नहीं जानते। एक आपने अगर पुरानी मूवी देखें, एक पेजर सेवा भी हमने शुरू की थी। ठीक है, इस सब मोबाइल का पुराने लाइन पे थोड़ा एडिशन किया गया। लेकिन सन 2005 में हमारे एक सैम पेट्रोडा थे, इनके बारे में कल मैं और बात करूंगा। तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि इंडिया में अगर आप चाहते हो कि सब लोग के पास इंटरनेट हो, नया कम्युनिकेशन हो, तो आपको इस पुरानी लाइन से बात नहीं बनने वाली, आपको एक नई लाइन बिछानी पड़ेगी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, और सैम पेट्रोडा के सजेशन पे कल मेरे को याद दिला दीजिएगा, मैं थोड़ा और सैम पेट्रोडा के बारे में बता दूंगा। उनकी सजेशन से उन्होंने इंडिया में नए लाइनों का विस्तार किया, जिसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए। और जो आज हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस नए लाइन पे, जिससे राउटर्स और स्विचेज लगाए गए नए तरह का, उसका प्रयोग किया गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो पुराने नेटवर्क नए नेटवर्क में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। पुराने नेटवर्क में हम बात करते थे, नए नेटवर्क में हमने इंटरनेट को फर्स्ट बनाया, बात करने को सेकेंडरी बनाया। ठीक है, तो एक हमने ट्रेडिशनल चार्ट बनाया आपके स्क्रीन पे कि पुराने लाइन को हम टेलीफोन लाइन बोलते हैं, नई लाइन को हम लोगों ने डेटा नेटवर्क बोलते हैं। अब उसमें जैसे मैंने कल पूछा था आप में से किसी से कि अगर आपने लैपटॉप खरीदा और घर पे आए, मोदी साहब ने कहा भाई लैपटॉप फ्री में मिलेगा, तो उखाड़ के तो फेंक नहीं सकते। तो उसी तरह जो पुरानी लाइन था, हम उसको उखाड़ के नहीं फेंकते। अरबों रुपए की लाइनें जमीन में पड़ी हुई। अभी मैंने रिलायंस के बारे में बोल रहा, वो भी जब 4G लाया तो लोकल लेवल में बहुत सारी लाइनें बिछाए। अब 5G आने वाला है, 6G की तरफ हम माइग्रेट हो रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ रहा है, तो पुरानी चीजों को उखाड़ के नहीं फेंक सकता। तो उस पर वो भी सेवाएं देगा और नई लाइन को भी रहना है तो देगा। तो बीएसएनएल के पास जो पुरानी जो टेलीफोन लाइन थी, उस पर जो हमने इंटरनेट की सेवा दी, जो ब्रॉडबैंड था बीएसएनएल का लैंडलाइन का, वो NIB 1 कहलाया, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। और जो नई लाइन हमने अलग से बिछाई, उसको हम लोगों ने नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2, समय के साथ हम और अपडेट कर रहे हैं। पहले हम टेलीफोन नंबर यूज करते थे, क्योंकि इंसान एक दूसरे को डायल करके बात करता था। अब हम लोग समय बदल गए, हम लोग जूम में बैठे हैं तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लिंक पे क्लिक किया और आपस में एक दूसरे से देख रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसमें मशीनें एक दूसरे से बात करें। और टेलीफोन नंबर का जो नया फॉर्म है, उससे हम लोग IP एड्रेस कहते हैं। पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, अब हमारे पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर और स्विचेज होती हैं। ठीक है ना। इसमें ये जो चीज़ है, इसको मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला जो पोर्शन लिखा हूँ मैं बात करता हूँ, इसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम बात करके ही इस समय ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। PPT में मैंने बना रखा है, PPT में आपको शेयर करूंगा। PPT में बाद में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप ही कम ही लोग हैं, तो आप लोग बात भी कर सकते हैं। तो आप में से जो भी अनम्यूट होना चाहे, आदित्य आप होना चाहे तो आप हो लीजिए। मैं आपके स्क्रीन पे, छोटा सवाल है, मुश्किल है 5 से 7 मिनट और लगेंगे आपका, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको IP एड्रेस, क्योंकि बुक में अगर IP एड्रेस पढ़ेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे। और मेरा पढ़ाया हुआ या कैसे IP एड्रेस का डेवलपमेंट हुआ, आज और कल का सेशन कर लीजिए, सिर्फ आधे घंटे का। आप किसी की, दुनिया के किसी भी वो भी पढ़ा सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको ध्यान से मेरी बात सुननी है। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई करप्शन नहीं होता, सब लोग बहुत ईमानदार हैं और कभी कोई घोटाला नहीं होता। मान लेते हैं इतना आइडियल कंट्री है कि नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, एज्यूम तो कर ही सकते हैं ना, इतना बढ़िया हमारी राम राज वाली कंट्री है। ठीक है, तो जब कभी कोई गड़बड़ नहीं होगा तो जो चीज जैसा बनाएंगे वैसा चलेगा। ठीक है, तो उस समय मान लेते हैं कि सब कुछ सही है। तो हम आपके स्क्रीन पे लैंडलाइन एक नंबर है, क्योंकि सारा जो टेलीफोन सिस्टम का नंबर बना वो लैंडलाइन के ऊपर ही बना, क्योंकि लैंडलाइन से हमने शुरुआत की थी। लैंडलाइन में सिर्फ, मोबाइल में सिर्फ इतना फर्क हुआ कि सिर्फ टावर से लेके आप कस्टमर का जो कनेक्शन है हमारा और टावर के बीच में, वही वायरलेस है, बाकी सारा अरेंजमेंट आपने पहले देख लिया। तो मैं आपके स्क्रीन पे एक नंबर लिखता हूँ, ठीक है ना आदित्य। मैंने आपके स्क्रीन पे एक लैंडलाइन नंबर लिखा है, तो आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लैंडलाइन नंबर दुनिया के किस कोने में है, तो आपका क्या जवाब होगा? सर इंडिया में। आपने बोला इंडिया का, क्यों बताया आपने इंडिया का है? बताते रहिए जो चीजें हैं। सॉरी, सर क्योंकि स्टार्टिंग में +91 और 91 इंडिया का कोड है। 9-1 है। देखिए, आप अभी इस इरा में जी रहे हैं, आपको मालूम है कि ये जो कोड जो पहला दिख रहा है इस आधार पे, ठीक है, बाकी एम राइट, बिल्कुल आदित्य सही कह रहे हैं,
ये पहले जो 2 डिजिट यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग कंट्री कोड बोलते हैं, और बाय डिफॉल्ट एक कंट्री कोड हमारे देश का है। 911 होता है यूएस का होता है, 96 आपका पाकिस्तान का। इस तरह से जितने भी कंट्री, हर कंट्री का एक कोड दिया गया जिसे हम लोग आईएसडी कोड भी बोलते हैं, और टेक्निकल भाषा में बोले तो किसी का कंट्री कोड। अगला सवाल आदित्य, क्या इसको हम लोग बदल सकते हैं? सर बदल सकते हैं, लेकिन वो दूसरी कंट्री का फिर कोड कोई हो जाएगा। इंडिया की बात कर रहा हूँ। नहीं बदल सकते सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल श्योर है कि एक बार ये डिसाइड हो गया आप इसको नहीं बदल सकते, राइट? ठीक है ना, फिक्स हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इंडिया, अभी मैं इस नंबर की ही बात कर रहा हूँ, अमेरिका यूएस छोड़ दो। जैसे समझाने के लिए बोला कि 1 आपका यूएस का है, अदर कंट्री के भी सारे कंट्री कुछ ना कुछ कोड होते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला, इसे बदल नहीं सकते। ठीक है, अभी भी आप उस इरा में हैं कि आप पहले 2 डिजिट देख के बता सकते हैं, लेकिन आपके जो जूनियर्स आएंगे ना आपसे 5 साल बाद वाले, उनसे पूछोगे ना ये 9-1 है तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। कैसे, अभी आगे देखता हूँ। आप, इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, ठीक है, क्या आप ये बता सकते हैं इंडिया में किस जगह का है? ये तो फिक्स हो गया इंडिया का, क्या आप बता सकते हैं? आप अभी उस दौर में, अभी भी आप कंफ्यूज होंगे, फिर भी मैं जानना चाहूंगा, क्या आप बता सकते हैं इंडिया में किस जगह का है? यस आदित्य, yes. ये नहीं पता सर। ये नहीं पता। अभी देखिए, आप उस दौर में आ चुके हैं, लेकिन अगर अपने फादर से पूछेंगे ना तुरंत बता देगा वो। आप अपने पिताजी से पूछें, अपने कोई भी घर में से पूछें, या मैं अपने पिताजी से पूछूं, बता देंगे वो लोग। तो आपके जो फादर बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से बहुत अच्छे से बता भी देंगे और समझा भी देंगे आपको, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि अगर घर उन्होंने लैंडलाइन कभी यूज किया है, आसानी से बता देंगे, क्योंकि हमारे टाइम में दूरदर्शन चला करता जो आज भी चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई दूरदर्शन देखता है। तो अपने पिता से पूछेंगे, डेफिनेटली वो बता देंगे और आपको समझा भी देंगे कि क्या होता है। वो होता है अगले जो डिजिट होते हैं यहाँ पे जो आपका है ये। सौम्या आप बता सकते हैं? सौम्या, Yes, आपको भी आइडिया नहीं है? sir. चलिए कोई बात नहीं, ये 2 डिजिट का हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई, ये 2 डिजिट का भी हो सकता है। सौम्या आपकी आवाज नहीं आ रही है, सौम्या आपकी आवाज सही नहीं आ रही, तो म्यूट कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। आवाज आती तो मैं कंटिन्यू कर लेता। ये 2 डिजिट का, 3 डिजिट का और ये 4 डिजिट का हो सकता है, जिसे हम लोग सब एरिया कोड, सॉरी एरिया कोड बोलते हैं। उस कंट्री के अंदर दिस इज एरिया कोड, ठीक है ना, एरिया कोड। जैसे कि दिल्ली का 11, ठीक है, 120 हमारा होता है गाजियाबाद का। दिल्ली के आसपास के एरिया को 12 दे दिया गया था, और 0 दे दिया गाजियाबाद का। दिल्ली से जितना दूर चलते चले गए, 1 दे दिया मेरठ का, ठीक है ना, 2 दे दिया आपका बागपत का, 3 दे दिया आपका मुजफ्फरनगर का। ऐसे हम लोग बढ़ाए, ये भी तरीका था, लेकिन हम डीप में नहीं जाते, सिंपली आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आधे समझ में आ गया। ये जो 3 डिजिट है, दिस इज द गाजियाबाद या नोएडा का। हाँ जी सर। ठीक है ना, लैंडलाइन अगर गाजियाबाद नोएडा में आप लोग कभी काम करेंगे तो वहां पे अगर आप देखा हो तो 91 आगे जो 120 ये भी फिक्स होता है। जैसे 91 नहीं बदल सकते, 120 भी नहीं बदल सकते। दिल्ली का अगर कोई नंबर मिलाएंगे तो हमेशा 11 दिखेगा आपको लैंडलाइन, ठीक है, और आप मुंबई का दिखेंगे तो 22 मिलेगा। तो ये सब प्री प्लान था। आपको एक जानकारी और दे देते हैं, पिन कोड के बारे में आप लोग सबने सुना होगा। पिन कोड तो बाद में आया, पहले ये किया था अंग्रेजों ने, हमारे देश को पूरा डिजिटली इन्होंने बांटा था, ठीक है। उसके बाद पिन कोड है। पिन कोड फिर भी आप जानते हैं कि हर शहर का एक आइडेंटिटी आज के डेट में पिन कोड, क्योंकि जो आपका ये पोस्टल डिपार्टमेंट है वो पहले टेलीफोन डिपार्टमेंट था, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, इसको अलग किया जाए, पोस्टल को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को हम अलग बनाया। तो पहले इस डिपार्टमेंट का पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बोलते थे। अंग्रेजों ने हमारे इस डिपार्टमेंट का नाम रखा था पोस्ट एंड टेलीग्राफ। 1986 में, 1986 में उन्हें रियलाइज हुआ यार टेलीफोन को अलग करना है, और जो सामान धोने वाला काम होता है उन्होंने पोस्टल डिपार्टमेंट अलग बना दिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अलग बना दिया। साथ के साथ 2 कंपनी और इसी में से बनाई शहरों के लिए, एमटीएनएल और विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश बीएसएनएल, जिसको विदेश संचार निगम लिमिटेड कहा जाता है, जो बाद में सन 1996 में टाटा को मदद से चलता है, अभी भी चलता है, टाटा ही चला रही है, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी अभी भी है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री की अगर बात करें तो विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको टाटा टेली सर्विसेज को मेन मैनेजमेंट दे दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट अपने कभी कंट्रोल नहीं खोएगी, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो 26% हिस्सेदारी गवर्नमेंट ने अपना रखा है, ताकि इस पर निगरानी रखे और जब मर्जी हो मैं इसको वापस ले लूँ। बिल्कुल वैसे ही एयर इंडिया के बारे में बात करें, पहले वो टाटा ने पूरा बनाया, डेवलप किया,
ठीक है। और गवर्नमेंट ने फिर कहा नहीं अब यहाँ पे कुछ अब हमें चलाना, तो उसने पूरा वापस ले लिया। अब वो कहता है कि चलो भाई वापस फिर टाटा को दे दिया। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, यहाँ पे कभी मत सोचे कि टाटा चला गया, ये चला गया, ये सब सब आपस में मूवमेंट होता रहता है। तो जो एयर इंडिया थी बेसिकली वो टाटा की ही बनाई थी और टाटा के पास में ही वापस चली गई। जहांगीर टाटा ने उसे बहुत अच्छे से बनाया था, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका सरकारीकरण कर लिया। जितने भी बैंक थे सब प्राइवेट बैंक होते थे, पंजाब बैंक को आपके जितने भी, इन सबको पहले गवर्नमेंट ने फिर गवर्नमेंट बनाया गया, अब फिर आप सुन रहे हैं प्राइवेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या कहते हैं, जो फैशन होता है ना साइक्लिक होता है, जहाँ चलता है वहीं वापस हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन सिंपल है, ये जो है फिक्स है 120, ये हमारे गाजियाबाद का कोड है या नोएडा का कोड है। इंडिया में पहुंच गए, गाजियाबाद में पहुंच गए। आप इस दौर में हैं, मैंने आपसे पूछा तो आप दोनों लोग, तीनों लोग, जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो गए कहाँ का है। ये तो बता दिए 9 मंथ, बाकी आगे कंफ्यूज हो गए। लेकिन इस नंबर को हम लोग क्योंकि डिपार्टमेंट में काम करते हो, मैं 20-22 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे नंबर देख के मैं बता सकता हूँ ये नंबर किस टेबल पे रखा है, ये भी मैं बता दूंगा। इतना ज्यादा हम लोग का सेंस था क्योंकि हमें पूरा हर एक लाइन क्लियर थी। गाजियाबाद नोएडा भी काफी बड़ा है और ये भी फिक्स है, जैसे कि ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, बदला नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट आपके 2 डिजिट हैं, वो सब एरिया कोड कहलाने लगते हैं। सब एरिया कोड, दिस सब एरिया कोड, ठीक है। और ये है आपका राजनगर, गाजियाबाद के अंदर राजनगर एरिया है, वहां का कोड है। अब राजनगर भी काफी बड़ा, ये भी फिक्स है, ये भी नहीं बदल सकते। राजनगर में जितने भी लैंडलाइन होंगे बीएसएनएल के, वो सारे के सारे आपको 2 चैनल, बीएसएनएल ही लैंडलाइन दे रहा है बहुत समय से, और एयरटेल बाद में आया तो उनका 3 से शुरू किया गया, ठीक है। और अभी आजकल रिलायंस को भी परमिशन दे दी गई है, तो रिलायंस भी अपना शुरू कर, तो रिलायंस भी 3 से ही शुरू किया, उसको भी 3 से दिया है शुरू करने के लिए। और 1 जो था वो आपका एयरटेल को दिया गया था शुरू में, ठीक है। तो ये राजनगर का होगा, राजनगर भी बड़ा। अब फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डिजिट है ये बताता है कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज है। राजनगर के अंदर बहुत सारे टेलीफोन एक्सचेंज है, ये एएलटी सेंटर का, एएलटी सेंटर के अंदर ही एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ है, जिसका वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जिसकी विजिट मैंने आपको दिखाई है। वो एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा जिसमें 500 करीब कस्टमर जुड़े जा सकते हैं, आस पास के जितने भी हैं, ठीक है। तो अब ये नंबर मैं देख के बता सकता हूँ कि ये जो नंबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने देख लिया 55 तक, ये फिक्स पार्ट हो गया। यानी एएलटी सेंटर में जितने भी लैंडलाइन नंबर होंगे, किसी का, मेरा, किसी का भी, सबका, सबके आगे यही नंबर मिलेगा 9112027555। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें, इसको दोबारा मैं फ्रेश लिख देता हूँ, +9112027555 ये हमने लिख दिया। तो अगर हम बात करें तो ये नंबर 2 भागों में बट गया, एक को हम बोलेंगे फिक्स पार्ट, दूसरे को कस्टमर का वेरिएबल पार्ट। ये हमारा फिक्स पार्ट हो गया, राइट। दूसरा कस्टमर का सीरियल नंबर, ठीक है, ये आपका कस्टमर का सीरियल नंबर होगा। अब आदित्य ये बताओ, जो पहला कोई कस्टमर आ जाए एएलटी सेंटर के टेलीफोन एक्सचेंज में, उसको अगर टेलीफोन नंबर दिया जाए तो क्या नंबर दिया जाएगा, और इस एक्सचेंज में कितने टेलीफोन जोड़ सकते हो, अब आप बता सकते हो। क्योंकि 91 बदल नहीं सकते, 120 बदल नहीं सकते, 27 बदल नहीं सकते, 55 नहीं बदल सकते। ये जो सीरियल नंबर है ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा, उस हिसाब से कितने टेलीफोन दिए जा सकते हैं। यस आदित्य। सर जितने कस्टमर काम कर रहे हैं, जितने उनके टेलीफोन होंगे उतने नंबर अलॉट किए जा हाँ, सकते हैं, तो सीरियल सबसे नंबर्स। पहला अलॉटमेंट क्या होगा? सर 001 00000। अच्छा, ओके हाँ, सर। इसीलिए मैं 1 महीने, देखो छोटी सी चीज है, स्टार्ट हुआ 000। दूसरा कस्टमर आया, 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, लास्ट में जाएंगे, टोटल कितने जाएंगे, 999 तक जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि इस एक्सचेंज से कितने टेलीफोन नंबर दिए जा सकते हैं, तो अब आपके सामने कितने हो गए, ये 1000। एम आई राइट, यस या नो? बोलते रहिए आप लोग। यस, यस आदित्य, अनम्यूट करके रखो, बस 5 मिनट और 2 मिनट और लेंगे, कम कर दो, यस सर, ठीक है ना। 1000 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे अगर 1000 से ज्यादा कस्टमर हो जाए, जो मेरा टेलीफोन एक्सचेंज है उसमें भी इससे ज्यादा दे नहीं सकते, तो उस टेलीफोन एक्सचेंज मैंने एक लेवल और खोला हुआ है 28। तो अगला जो होगा नंबर, यानी यहाँ पे 2 है, 275528, अगले वाले से भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो पहला टेलीफोन नंबर होगा, द फर्स्ट टेलीफोन नंबर अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा +9112027555, दिस इज अ 000। ये हमारा फर्स्ट टेलीफोन नंबर होता है, ठीक है ना। और
इसको नियम ये बनाएगा, जो पहला टेलीफोन नंबर है हम किसी भी कस्टमर को नहीं देंगे, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर। किसी भी कस्टमर या सब्सक्राइबर का नंबर नहीं देना है। जो लास्ट टेलीफोन नंबर है, ये नियम बनाया हम लोगों ने, क्यों बनाया अभी बात करूंगा। 2755, दिस इज अ 999, ठीक है, दिस इज अ लास्ट टेलीफोन नंबर। ये भी कस्टमर किसी को भी नहीं हम दे सकते, नहीं देना है लास्ट टेलीफोन। तो अगर आप आपसे पूछूं आदित्य, इस एक्सचेंज से कस्टमर को दिया जाने वाला नंबर टोटल 1000 संभव था, लेकिन नियम ये बना दिया कि हम पहला नहीं देंगे और लास्ट नहीं देंगे, तो अब कितने संभव हो गए, इसमें नंबर देने की संख्या कितनी हो जाएगी सर 998। यस, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो चीज मैं बता रहा हूँ इसको देखते ही तुरंत आपकी एड्रेस आपको समझ में आ जाएगा कल की क्लास में, ठीक है ना। अब पहला जो टेलीफोन नंबर होता है वो किस चीज के लिए रिजर्व किया जाता है, पहला जो टेलीफोन नंबर वो रिजर्व करते थे उस एक्सचेंज की आईडी। अमेरिका में बैठा है, वो कहता है कि भाई आप एलटी सेंटर जो भी है उसका एक्सचेंज आईडी बताओ, उसको नाम से मतलब नहीं है। आप दुनिया, आप अगर आप हवाई जहाज सफर करें या कोई भी करें, परीक्षा में बैठे कैसे भी करें, तो आपके नाम से कोई लेना देना नहीं, आपके लिए रोल नंबर बनाया गया, वो नंबर ही आपकी पहचान होती है। जैसे मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ तो मुझे एक एम्प्लॉयमेंट नंबर दे दिया गया, आप पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट है तो आपको एक अलग नंबर दे दिया, सबको एक नंबर दिया जाता है, उसी से पहचान होती है। तो उसी तरह से जो पहला टेलीफोन नंबर, हर जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज लगे हैं उनका जो पहला टेलीफोन नंबर था उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज आईडी, दिस इज एक्सचेंज आईडी, ठीक है। और उसी तरह से जो लास्ट टेलीफोन नंबर है इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। अभी क्या करते हैं, आज आप बहुत अच्छे समय में हैं, अच्छे समय में जी रहे हैं, अगर अभी किसी का बर्थडे हो जाए, अभी रिपब्लिक डे आ रहा है, तो आज आपके लिए बहुत आसान है, व्हाट्सअप कर दीजिए, फेसबुक कर दीजिए, एसबीडी लिख दीजिए, यू आर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत आसान है आज की डेट में। और हमारे मोदी साहब तो बस उस पर जाके, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी साहब, वो सिंपल ट्विटर पे जाते 2 शब्द लिख देते हैं, अभी भी आप वर्चुअल रैली चल रही है, सब ट्विटर पे ही प्रचार हो रहा है। बहुत आसान हो गया आज की डेट में कि अपना मैसेज कैसे लोगों पर पहुंचाए, सबको मालूम चल जाता है। लेकिन जब ये चीजें नहीं थी, मैं अपने टाइम की बात करता हूँ, हमारे टाइम में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उससे पहले ये सब चीजें नहीं थी, ना इंटरनेट था, इंटरनेट भी मेरे सामने शुरू हुआ, हमने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट किया। तो क्या हम लोग एक दूसरे को विश नहीं करते थे, हमारे कॉलेज में हमारे पास ग्रीटिंग कार्ड हुआ करता था, और हमारे उस समय हम लोग एक दूसरे से पार्टी करने के लिए हमने 1-2 दिन पहले खूब बढ़िया सा अपने पेपर से हैंड राइटिंग बना के एक डिजाइन बनाते थे, अपने सारे दोस्तों को इनविटेशन देते थे कि चलो भाई आज हम स्टूडेंट हैं। और इंजीनियर के पास तो पैसा रहता नहीं था, क्योंकि कितने भी बड़े घर के घर वाले पैसे नहीं देते थे, हमें भी नहीं देते थे, लेकिन हम लोग पार्टी करने में एक्सपर्ट रहते थे, चिल्लड़ इकट्ठा करके करना पड़े करते जरूर थे, ठीक है। तो हम अपने तरीके से हर चीज को इंजॉयमेंट जरूर करते थे, आप भी करते होंगे इस तरह से, ठीक है, लेकिन आपका तरीका थोड़ा अलग हो गया होगा, लेकिन करते हैं। तो वो जमाना, लेकिन जो भी हमारे पास चीजें मौजूद होती हैं उस हालात से हम लोग सारे चीजें करते हैं। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी नए साल पे कैसे विश करते हैं, ठीक है, और जब कोई रिपब्लिक डे आ रहा कैसे करते हैं, तो उस समय भी हमारे पास अभी भी मोदी साहब ने मन की बात शुरू की थी, तो ये पुराने ट्रेडिशन है। उस समय हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो रेडियो टीवी के माध्यम से जनता के सामने जाया जाता था, या हमारे जो लैंडलाइन फोन होते थे, या जो भी इसमें मोबाइल भी चालू हो गया, तो इसके माध्यम से हम अपनी जनता के पास अपनी बात पहुंचाते थे। जैसे फोन उठाते थे डायल करने के लिए, तो उसमें एक अनाउंसमेंट पहले आता था कि मैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे, एक मैसेज है जो छोड़ देते थे। जैसे आजकल कोरोना में आता है ना, फोन उठाओ कोरोना में ये करो, अमिताभ बच्चन की कभी आवाज आती है, कभी किसी की आवाज आती है। ये आज तो बहुत आसान है, आज और इसको आज वाले को हम पीआरबीटी बोलते हैं, पर्सनलाइज रिंग बैंक को बोलते हैं, लेकिन वो जो होता था वो हवा में बातें नहीं उड़ती थी, वो अभी अनाउंसमेंट जो है कहीं ना कहीं किसी नंबर से आता था, और अनाउंसमेंट होता था, दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। और जब तक चाहते थे हम उसको रख सकते थे। लास्ट लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था, हमने गाजियाबाद के अंदर जितने भी लैंडलाइन थे उसके अंदर ये अनाउंसमेंट फिक्स किया था, सभी मताधिकार का प्रयोग करें, 11 तारीख को अपने बूथों पे जाएं, अपने पोलिंग वोटिंग करें। ये हमने अनाउंसमेंट सारे उस पर किया था, एक अनाउंसमेंट फैक्ट हमने डाला था। तो ये मैसेज हवा में नहीं होता, लास्ट टेलीफोन नंबर। तो आज मैंने जो डिस्कस किया उसके अंदर मैं टेलीफोन नंबर का स्पेसिफिकेशन डिस्कस किया। कोई भी टेलीफोन नंबर होता है उसके प्रॉपर चैनल बनाया गया है, 911202755164।
ठीक है, एक हमने नंबर लिखा और ये लैंडलाइन नंबर मेरे ही है, मेरा मतलब मेरा खुद का ही नंबर है, मेरे टेबल पे लगा हुआ है। आप इसको डायल करेंगे, मेरे टेबल पे रखा हुआ है, दिस इज माई टेलीफोन नंबर। ओके, अब इसमें मोबाइल में क्या गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, थोड़ा सा नंबर आपको लग रहा होगा कि मोबाइल के पीछे भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अभी मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। कल दिन में क्लास ले सकते हैं क्या आप लोग? कल हमारा दिन में कोई ड्यूटी नहीं है, तो अगर आप चाहें तो मैं मैसेज कर देता हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दिन में कल 1 घंटे की क्लास ले लीजिए, अदरवाइज उसी टाइम पे चलाते रहेंगे। सर ले सकते हैं सर दिन ले में सकते क्लास, हैं सर। बस सर मॉर्निंग में 8:30 to 9:30 नहीं, उसके बाद ले सकते हैं। ओके ठीक है, तो मैं मॉर्निंग में अगर मैं ऑफिस आया तो मैं डेफिनेटली करीब हमारी जो क्लास होगी 11:30 बजे से या 12 बजे से मैं मॉर्निंग में मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो फिर हम लोग, ठीक है सर। ठीक है ना। अगर कोई मैसेज नहीं आया तो डेफिनेटली मुझे कहीं और ड्यूटी पे लगा दे, फिलहाल चुनाव की ड्यूटी कल नहीं है मेरी। ठीक है, तो ठीक है, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू यस सर। यस। थैंक यू सर।